हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 10 के लिए जो है आज ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन के रूल्स देखते हैं और इसके जो है एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, जो परीक्षा के लिए इस वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए है, लेकिन और भी क्लास वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन मजबूत करना सबके लिए ज़रूरी है। इंटर वाले भी देख सकते हैं। तो ये स्पेशली लेकिन क्लास 10 के काका 10 ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज से दिया गया। इसमें रूल्स भी दिए हैं और इम्पोर्टेंट 10 साल का के ट्रांसलेशन दिए हैं, जो उसमें से जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल मैं वही उतना कवर करूँगा, बाकी आप खुद पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले रूल्स इसके देते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम दिए हुए पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो आपको करने के लिए दिया रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में विद्यार्थी प्रायः गलतियां कर जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव ध्यान दीजिए। मतलब आप तो टेंस तो पढ़े हैं, टेंस अगर आपको नहीं आता तो हमारे टेंस की एक प्लेलिस्ट में चले जाइए। टेंस की वीडियो मैं बोर्ड पढ़ा के बनाया हूँ, 24 वीडियो है, उसको देख लीजिए। टेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि टेंस से ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। लेकिन हाँ, टेंस पढ़ने के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों में बच्चे ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीता दोनों में रहता है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब कि रेगुलर क्रियाकलाप आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में भी बीता हुआ समय रहता है, कोई मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ना प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है जस्ट फिनिश टू अ काम। तो ये सब कब किस में लिखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दे दिए गए हैं, तो इसलिए रूल्स आपको पता होना चाहिए। नट बहुत ज़्यादा तो कम से कम इसमें दिया है जितना उतना तो पता ही होना चाहिए। बाकी आप मेरे टेंस की वीडियो देख सकते हैं और एक्सीलेंट में क्या जितना ट्रांसलेशन के रूल्स हैं सभी मैं कवर किया हूँ इसी चैनल पे, क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से। और 12 वाले हैं तो 12 की ग्रामर, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर। तो चलिए फटाफट रूल देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में कल का प्रयोग नहीं होता, इतना ध्यान देना। प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य रहेगा तो कल कल का प्रयोग हिंदी में होता नहीं, तो इसलिए टुमारो स्टरडे कुछ नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, पास्ट टेंस में कल के लिए स्टरडे का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टरडे का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ये थोड़ी है वह कल से खा चुका है, ऐसा नहीं। मतलब वो स्टरडे का प्रयोग नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको पेपर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई वाक्य में स्टरडे का प्रयोग करना है, जैसे काम फिनिश हुआ, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में कर दीजिए, ठीक। जैसे कह देंगे ना, ही हैज़ डाइड स्टरडे, अगर ये वाक्य आ जाएगा, कह देगा करेक्ट वाक्य लिखो, तो ही डाइड स्टरडे हो जाएगा, हैज़ हटा देंगे। वह कल मर गया, मर गया या मर गया है आपके ऊपर। हिंदी क्योंकि हमारी भाषा है भाई, काम पूरा हुआ है। अगर टाइम है, स्टरडे है, लास्ट नाइट है, और जैसे कोई सन का नाम है, जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, ये सभी रहेंगे तो हमेशा आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, इतना ध्यान देना। पांचवा रूल कह रहा है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव की बनाते समय विशेष ध्यान दीजिए। विद्यार्थी प्राय इन्हीं में गलती कर देते हैं। अक्सर क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बच्चे ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, उसमें बात यह है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इनमें की अफर्मेटिव सहायक क्रिया नहीं लगती है, निगेटिव में लगती है। तो वो अफर्मेटिव में भी कहीं लगा देंगे या निगेटिव में लगाना भूल जाएंगे, तो ये सब गलती कर देते हैं, इस पर ध्यान देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सहायक क्रिया लगेगी, तो इसलिए प्राय इन्हें भूल जाते हैं, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल हमारा है छठवां। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन के बाद देन नहीं आता, देन के लिए केवल कामा का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाते हैं, व्हेन माने जब होता है तो तब की अंग्रेजी देन वैसे होता है, लेकिन देन नहीं लिखा जाएगा, केवल कामा लगा देंगे। जैसे जब वो आया तब मैं पढ़ रहा था, तब के लिए केवल कामा लगेगा। सतवां देखिए, देन और दैन के अंतर को समझिए। देन और दैन में अंतर है। देन का अर्थ है तब, दैन का अर्थ है अपेक्षा से या की अपेक्षा जितना, ये सब इसके अर्थ होते हैं। जैसे मतलब वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, इस बात आती है। इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है। देन कहाँ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। जैसे वह ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक अमीर है, तो तुलना किया जाएगा, एक को ज़्यादा बताना होगा। आठवां रूल कह रहा है कि आल्दो या दो के साथ किंतु या फिर भी के लिए बट का प्रयोग नहीं किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। किसका, एट। यानी आल्दो या दो माने यद्यप होता है तो फिर भी के लिए एट लगता है, बट नहीं लगता है, मतलब किंतु के हिसाब से नहीं माना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में एट का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता, अतः किंतु या फिर भी के लिए केवल कामा का प्रयोग करना ही अच्छा माना जाता है। आधुनिक इंग्लिश में क्या कि जैसे जब के बाद तब के लिए कामा लगा देते, तो वो कहते हैं कि आल्दो या दो के साथ भी कामा लगा दो,
एट भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कामा का प्रयोग आजकल ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो नौवां रूल हमारा क्या कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। मॉडर्न इंग्लिश के व्याकरणों की राय में सिंस का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करना चाहिए। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस या फार लगता है, लेकिन जो आजकल के विद्वान हैं, व्याकरणाचार्य हैं, ग्रामेरियन हैं, वो कहते हैं कि फ्यूचर की कोई बात निश्चित नहीं रहती, इसलिए सिंस ना लगाओ, जहाँ सिंस लगाने की जरूरत हो वहाँ फ्रॉम लगा दो, ठीक ना। अगला कह रहा है रूल, नाइदर नार और आइदर आर का प्रयोग पर विशेष ध्यान दीजिए। एज वेल एज के प्रयोग में एज वेल एज के पूर्व प्रयुक्त कर्ता के अनुसार ही वर्ब आती है। मतलब अगर कोई मतलब कि जैसे नाइदर के साथ नाइदर माने ना तो नार माने नहीं, नाइदर के साथ नार लिखो, आइदर के साथ आर लिखो। और ये भी ध्यान देना है कि आइदर आर माने या तो या, एज वेल एज माने होता है और भी या साथ ही साथ। तो एज वेल एज के पूर्व कर्ता के अनुसार ही वर्ब लगती है। जैसे दो कर्ता अगर जुड़े रहेंगे, जैसे ही एज वेल एज दे, ठीक है, तो इज, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल, ये इस तरह से लिखा जाए, क्योंकि एज वेल एज के पहले वाला कर्ता, दो कर्ता जोड़े गए हैं नाउन या प्रोनाउन, तो शुरुआत वाला जो रहेगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। इतना ध्यान देना, पूर्व प्रयुक्त कर्ता के अनुसार लग। ट्रांसलेशन बनाने के बाद लिखे हुए को फिर से मिलान कर लेना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए। प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे तब भी आपका 2 नंबर कटेगा तो 1 कट सकता है, इसलिए आप उसको जरूर लगा दिए करिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट, पहला ट्रांसलेशन इसमें करने की ट्रिक भी बताया गया है आपको, इसको टुकड़ों में कैसे समझना है उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद मिलाकर हम देखेंगे और भी ट्रांसलेशन। देखिए 2013 में आया है, ये 17 में भी आया है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आ सकता है 17-19 में भी आया है, 3 बार आया है तो चौथी बार भी आ सकता है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे, तो वे सही अर्थों में देश के एक सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे शांति प्रिय थे। मान लीजिए ये ट्रांसलेशन है, इस तरह से आया, इसको देखिए पहले। अनुवाद करने की विधि देखिए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे, ये वाक्य है। इसको आप ये नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री भारत फिर के महान के थे कि अंग्रेजी लास्ट में, ऐसा नहीं लिखोगे आप, इसको ऐसे करोगे लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब पहले लिखोगे, सब्जेक्ट शुरू में रहा था, वर्ब लास्ट में। क्या थे, ठीक है, महान पुरुषों में से एक, ठीक है ना। अब कहाँ के, एक भारत के, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तब अदर वर्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री थे महान पुरुषों में एक भारत के, इस तरह से करना है। तो जगह लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ माने तो में से एक, द ग्रेट मैन माने महान पुरुषों, ऑफ इंडिया माने भारत के। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। वैसे महान पुरुषों में से ग्रेट मैन लिख दिए हैं, वैसे यहाँ ग्रेट में ग्रेटेस्ट लिख दें तो और बेटर होगा, ग्रेटेस्ट मैन, सुपरलेटिव डिग्री लगना चाहिए ना। तो ग्रेट माने भी महान होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यहाँ ज़्यादा बेटर पड़ेगा। यहाँ आप EST जोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना चाहिए वन ऑफ के बाद। अगला है, वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। तो सही अर्थों में वे थे एक सच्चे देशभक्त, इस तरह से लिखा जाएगा, देश में सच्चे देशभक्त देश में। तो जगह इन रियल सेंस माने सही अर्थों में। ये देखिए फ्रेज है, तो फ्रेज अगर रहता तो सब्जेक्ट वर्ब से शुरू करने की जरूरत नहीं, फ्रेज की भी अंग्रेजी लिख देते तब कामा लगा देते हैं। अगर नहीं लिखना चाहे तो इन रियल सेंस लास्ट में भी हम लिख सकते थे, गलत नहीं होगा। तो इन रियल सेंस माने सही अर्थों में, जैसे यहाँ कामा लगा, हिंदी में लगा दी। वे एक सच्चे देशभक्त थे, वे ही हो गया। ये ना सोचो कि दे लगाया जाएगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक ही लोग हैं, उनके सम्मान के लिए हम वे कह रहे हैं, और था नहीं कह रहे हैं, थे कह रहे हैं, तो आज और ही लगेगा। तो ही वाज थे, क्या थे, ट्रू पैट्रियट माने सच्चे देशभक्त, इन द कंट्री माने देश में, ठीक है। तो वे से भी कन्फ्यूज आपको नहीं होना, इतना ध्यान देना। तो और थे के वर नहीं लिखना है, क्योंकि हम हिंदी भाषा में सम्मान के लिए किसी के लिए प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं, ठीक। अंग्रेजी में वे थे मतलब वह थे। अब हम इसको ऐसे कहेंगे वह देश में सच्चा देशभक्त था, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है, लोकप्रिय नेता थे, इसलिए वे थे कहेंगे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे, तो वे को हम वह मान के करेंगे। तो ही बिलीव्ड माने वह विश्वास करते थे, इन माने में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार में। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक।
वे शांत प्रिय थे, तो वे थे पहले लिखोगे तब शांत प्रिय। ही वाज पीस लविंग, पीस लविंग माने शांत प्रिय। तो देखिए पास्ट टेंस में है ये, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में, इधर इंडिकेशन भी दिया है, ठीक है ना, ये सभी पास्ट टेंस में है, ठीक। अब देखिए इसका पूरा मिला के ट्रांसलेशन यहाँ दिया गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट का आप ग्रेटेस्ट कर दिया और बेटर होगा, सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, ग्रामेटिकली एरर है हमसे। तो इन रियल सेंस माने सही अर्थों में, ही वाज ए ट्रू पैट्रियट इन द कंट्री, वह देश में जो है सच्चे देशभक्त थे। ही वाज द ट्रू पैट्रियट इन द कंट्री, ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ही वाज पीस लविंग, ठीक है। वह सादा जीवन विचार में विश्वास करते तो वह शांति प्रेम। आई होप आप समझ में आ गया होगा कैसे किया जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, क्योंकि रटने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको समझना है, एग्जाम नज़दीक है। अब आपको क्या करना आगे, हम यहाँ देख लीजिए 2019 में जो आया है उसको आप खुद देख लीजिए। इसी उत्तर सही थे, हाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आपको ये PDF भी आपको अपने चैनल हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, RM इंग्लिश क्लासेस सूरापुर, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो ग्रुप में बच्चे हैं स्कूल के उनके ग्रुप में भी मैं भेज दूँगा। तो देखिए ये 2019 का है। अब उसके बाद देखिए हाँ 16 में देखिए आया है हम सब बाहर की रानी। ये 15 और 18 में आया, जो ज़्यादा बार आए हैं तो इम्पोर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ। चलिए 15 और 18 वाला देख लेते हैं। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी। हाँ द ट्रेन वाज अबाउट टू डिपार्ट, माने रेलगाड़ी डिपार्ट में छूटने वाली थी। एज सुन एज माने जब या ज्यों ही। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचा, ठीक। उसके बाद जो है एज आई रीच्ड द स्टेशन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया। आई रैन एंड वेंट एट द प्लेटफार्म, मैं दौड़ा और प्लेटफार्म पर गया, ऐसे कहो, या मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया, इस तरह से भी कह सकते हो। हाँ आगे कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचा ही था कि गाड़ी चल दी। तो वहाँ पहुँचा ही था कि मतलब नो सूनर डिड आई रीच देयर, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही गाड़ी चल दी। नो सूनर डिड आई रीच देयर, या इसको आई सुन एज आई रीच्ड देयर ऐसे भी कह सकते हो। आई सुन एज लगता है तो डिड नहीं लगेगी तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, दोनों सेम। त्यों ही के लिए कामा लगा देंगे। द ट्रेन स्टार्टेड, मान रेलगाड़ी चल दी, ठीक। वहाँ पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी, इसको ऐसे समझ के रहेंगे, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा था त्यों ही रेलगाड़ी चल दी। तो इस तरह से शब्द को न समझ में आए तो उसको ये सोचिए और किस तरह से कर सकते हैं, भाव के अनुसार ट्रांसलेशन करना चाहिए। गाड़ी ने शीघ्र गति पकड़ ली, मतलब द ट्रेन टुक स्पीड, गति पकड़ना टुक स्पीड होगा। एंड और एक मूर्ख की तरह, एंड लाइक ए फूल, उससे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए, और मैं एक मूर्ख की तरह मैं उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। एंड लाइक ए फूल, एक आई मैंने मिस, और एक मूर्ख की तरह मैं रिमेंड लुकिंग माने देखता रहा, दैट माने उसे गोइंग आउट ऑफ फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से बाहर जाते हुए। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कैसे करना। देखिए उसके बाद हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है गंगा, इसके बारे में 2014 में आप इसको पढ़ लीजिए, इसको खुद करिए, फिर इसमें आंसर मिला लीजिए। कोई समस्या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 के देखिए देख लीजिए आप, 16 में क्या आया, ईश्वर महान है वह व्यापी सर्वव्यापी है। अब देखिए उसके बाद 2007, हाँ एक्सरसाइज नंबर 7 जो आया 2013 में भी आया था, 20 में भी आया था। तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं। कौन सा वाला? राणा प्रताप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 साल बाद आया तो 3 साल बाद भी आ सकता है। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो ही सफर्ड एलाट, वन में वह अधिक कष्ट, सफर्ड मैंने झेला या उठाया, एलाट मैंने बहुत या अनेक, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसलिए एलाट लग जाता है। ही सफर्ड एलाट मैंने उन्होंने अनेक कष्ट उठाए या बहुत कष्ट उठाए, बात एक ही हुआ। फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम, अकबर की सेना ने डिफीटेड उन्हें हरा दिया। कहाँ? इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। ही बिगेन टू लिव इन फॉरेस्ट बट ही नेवर एक्सेप्टेड सबमिशन। सबमिशन माने हार या डिफीट भी आप कह सकते हो, ठीक। चलिए अब इसके बाद और भी देखते चलिए। 13 का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना नहीं है, एक ही बार आया, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहिए तो, नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट केवल बता रहा हूँ। 13 19 एक्सरसाइज नंबर 19 भी 13 में आया था। अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज नंबर 10 ये भी आ गया है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये भी 2 बार पूछा गया है।
14 में 18 में। एक्सरसाइज नंबर 10, उसके बाद फिर 11 भी देख लेंगे क्योंकि ये भी 2 बार पूछा गया। ठीक है, 13 20 में, ये 14 18 में, दोनों देखते हैं फटाफट। देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज मैंने अनुसरण करता है द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथनेस। जस्टिस माने न्याय, ट्रूथनेस माने सच्चाई, या ट्रूथफुलनेस भी कह सकते हो, ट्रूथ से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, ही नेवर डिसीव्स एनीवन। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, ऑनेस्टी इज द सोर्स। ईमानदारी स्रोत है किसका? ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, सच्चे सुख का एंड पीस और शांति का। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। टू हिम माने उसके लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो अगला भी देख लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। ए वेरी ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग मैंगो ट्रीज। राजा ने कहा, द किंग सेड, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, यानी कि यू विल नॉट ईट फ्रूट्स ऑफ दीज ट्रीज, तुम इन पेड़ों का फल नहीं खाओगे। देन माने तो, तब, तो क्यों परिश्रम कर रहे हो? तो यहाँ देखिए व्हेन नहीं आया, इसलिए तब की अंग्रेजी देन लिख दिया गया। देन तब, वाई आर यू वर्किंग हार्ड, तुम क्यों कठिन परिश्रम कर रहे हो? ठीक है, तो अगला है वाक्य, बूढ़ा बोला, द ओल्ड मैन सेड, मेरे पूर्वज ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। तो उसका अंग्रेजी, आई एट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज, मैं उन पेड़ों के फल खाया विच माई एंसेस्टर्स प्लांटेड, जो मेरे पूर्वजों ने लगाया। एंसेस्टर्स माने होते पूर्वज। हाँ, मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। माई चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे और उनके बच्चे, विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों के फल खाएंगे विच आई एम प्लांटिंग, जो मैं क्या लगा रहा हूँ। ठीक ना, मतलब कि जो मैं लगा रहा हूँ मतलब मेरे द्वारा लगाए गए। अब आगे देखिए, इसमें देखिए इंग्लिश में दे दिया है लाइफ वाज सेव्ड, जीवन बच गया, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें हिंदी दिया है, ये फालतू टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक ना, यहीं तक आपको था। चलिए आगे देखते चले जाइए। अब और भी ट्रांसलेशन 2014 में जो आया है उसका भी आंसर देख लीजिए आप। एक्सीलेंट बुक होगी तो उसमें भी दिया गया है, पीछे ये सब दिया गया है हिंदी, उसकी अंग्रेजी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज नंबर 15 देख लेते हैं। 3 बार आया है, 14 18 19, तो फिर आ सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार तो 4 साल बाद आया, तो फिर 1 साल बाद, तो अब फिर 19 के बाद 4 साल बाद आ जाएगा, तो 23 में आ सकता है, इसलिए इसको भी जरूर देख लीजिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज ए वर्दी टीचर, वर्दी मीन्स योग्य। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मेनी स्टूडेंट्स वुड कम हिम टू स्टडी, उनके पास वुड मतलब कोई काम बार बार होता था ना, पढ़ने आते थे या आया करते थे, ये सेंस देने के लिए। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रॉमिस्ड टू हिम, उन्हें वचन दिया टू, प्रॉमिस्ड टू टीच हिम, टीच मीन्स पढ़ाने का। किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। बट द ओल्ड मैन फेल्ट ग्रामर वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन लगती थी, मतलब महसूस करता था कठिन। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सुविधा करने फैसिलिटी होता है, बेनिफिट भी लिख सकते हो। तो इसके बाद देखिए 2015 में जो आया था उसको भी आप देख लीजिए, एक निगाह जो है इसको समझ लीजिए। ठीक, देखिए ये 2015 में आया है विद्यासागर के बाद। इसको आप पढ़ सकते हैं। एक एक्सरसाइज नंबर 20। अब देखिए एक्सरसाइज, ये इसको हम देख ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 20 देख रहे हैं, क्योंकि 2 बार आया, 15 5 20, ये फिर 3 साल बाद भी आ सकता है। इसके बाद वाला भी देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग पहले देख ले रहे हैं। देखिए हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, तो आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, माने उन्नति कर रहा था, रैपिडली माने तेजी से। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग प्राइसेज, जनसंख्या और ग्रोइंग प्राइसेज माने तो बढ़ती कीमतें। आर बिग प्रॉब्लम्स माने बड़ी समस्या है। हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। हम मतलब यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी कंट्रोल देम, यदि हम उन्हें नियंत्रित कर लें कामतों के लिए, और कंट्री कैन बिकम ग्रेट, तो हमारा देश क्या हो सकता है, महान हो सकता है। अगला है किस वाला, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो प्रयागराज इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ ए डिग्निफाइड हिस्ट्री, डिग्निफाइड माने गौरवशाली।
यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस माने संगम, ऑफ द गंगा एंड द यमुना। ठीक है, वहाँ पर है, यहाँ मतलब वहाँ देर ही लगाएंगे हम सब्जेक्ट के लिए। लास्ट में आप हियर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए यहाँ देर लगेगी किसी चीज़ होने के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो देर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ सब्जेक्ट के लिए हम देर लगा देंगे, लास्ट में हियर भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास तो है नहीं, तो बात पर जोर देने के लिए कह दें कि यहाँ पर है, मतलब लेकिन है तो वहाँ पर, आपके पास तो है, देर लगा दें। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। इट इज ए क्लीन ब्यूटीफुल सिटी। इसके बाद देखिए 16 में जो आए हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए, देखते चले जाइए, जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो आप इसको ध्यान से देखते चले जाइए। प्रैक्टिस आप कर लीजिए अपने आप, उत्तर मिला लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए 28 नंबर की एक्सरसाइज जो है 3 बार आया, 17, 19, 22। तो इसको भी हम देख ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये भी लग रहा है। ठीक है, आ सकता है ये भी, देखते हैं। ठीक, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। इसके अंग्रेजी हो गए द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत के लोग नो सरदार पटेल को जानते हैं एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में। एज माने होता है कि भांति या की तरह या के रूप में, के नाम से। वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता थे। ही वाज वह थे, क्या थे, एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक कुशल प्रशासक, एक्सपर्ट माने कुशल, एडमिनिस्ट्रेटर माने प्रशासक, एंड ऑर्गेनाइजर और संगठन करता था। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। तो ही हैड, उनके पास थी यूनिक कैपेसिटी माने अद्वितीय क्षमता, किसकी, आप सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर राइट पोस्ट, सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने के लिए। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। ही टुक डिसीजंस फॉर्मली। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा स्रोत थे। सरदार पटेल वाज द ग्लोरी एंड सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ आवर कंट्री। चलिए देखते हैं इसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग इसको देखते जाइए, इसको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर लीजिए। 17 में देखिए, 18 में आया है, सब 19 में भी आया है, 20 में देखिए आ गया है। हम 22 वाला सीधे बता देंगे। ठीक है, 20 के बाद 21 में देखिए आपका पेपर नहीं हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, 22 में हुआ था, तो 22 में सभी आए हैं, तो 22 वाले भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं बता दे रहे हैं, 22 के भी कुछ देख लेते हैं। यातायात, ठीक है, देख ले रहे हैं, 22 कब देख ले रहे हैं, फटाफट सभी देख ले रहे हैं। यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो हैविंग गुड मीन्स माने अच्छे साधन होना ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश के उन्नति के लिए। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन, तो हो जाएगा आदि। ठीक है, आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो जब लोगों को जाना पड़ता है, पहले इसके अंग्रेजी लिखेंगे। पीपुल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव मीन्स जाना पड़ता है, मूव मीन्स चलना, गति करना। फॉर किसके लिए जाना पड़ता है, फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, जॉब नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, एंड एंटरटेनमेंट सीटीसी और मनोरंजन इत्यादि के लिए। इसको ध्यान में रखकर, कि अंग्रेजी होगा कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो नाउ इट इज माने आजकल, ए लॉट ऑफ अटेंशन माने बहुत ध्यान, इज बीइंग पेड दिया जा रहा है, क्योंकि अटेंशन देने के लिए गिव नहीं लगता, पे रहता है, टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़कों की कंस्ट्रक्शन में निर्माण के लिए। देखिए सड़क सरकार बहुत निर्माण करा भी रही है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सुदूर सड़कों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों मतलब एक्सप्रेसवेज का निर्माण कराया जा रहा। तो हो जाए इसकी अंग्रेजी, वाइड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज, ठीक है, चौड़ी सड़कें और द्रुतगामी मार्गों, आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि पैसोबास में किसी द्वारा कराया जा रहा है, सरकार के द्वारा। टू कनेक्ट रिमोट सिटीज, माने सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट मीन्स जोड़ने के लिए, रिमोट माने सुदूर, सिटीज माने शहरों। अच्छा, आगे है, इनसे समय और ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। तो दीज से माने ये बचाते हैं या इनसे छुटकारा मिलता है, क्या क्या, टाइम एंड फ्यूल, समय और फ्यूल माने ईंधन होता है, समय और ईंधन की बचत, टाइम एंड फ्यूल, समय और ईंधन। एज वेल एज माने साथ ही साथ, एज गेट रीड ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन से भी गेट रीड माने छुटकारा दिलाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आपका 42 नंबर का जो है सभी देख ले रहे हैं, 22 वाला। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। नाउ इट इज, आजकल फार्मिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस, एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। फॉर दिस, इसके लिए द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट, किसानों को इन्वेस्ट माने निवेश करना या लगाना पड़ता है क्या, ए लॉट ऑफ मनी माने बहुत सा धन। पड़ता है आता तो हैव टू हैड टू लगता है। ठीक है, हाँ दिस, हाँ किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। फार्मर्स वर्क इन फील्ड्स डे एंड नाइट, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, बात एक ही है। हम सबको किसान की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। वी ऑल शुड हेल्प द फार्मर्स एडिक्वेटली माने होते पर्याप्त, या ठीक है पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली भी कह सकते हो। 43 नंबर का है, हम सब स्वतंत्र हैं तो नाउ वी आर फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं, नाउ वी आर फ्री। हम अपने भाग के स्वामी हैं, वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हमारी सरकार है और वी हैव आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार है या हमारी अपनी सरकार, और अपना संविधान एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं, बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अस माने हमारे सामने, हमें उन्हें सुलझाना, वी हैव टू सॉल्व देम, सुलझाना मतलब हल करना। अब उसके बाद देखिए लास्ट है, डॉक्टर जॉनसन एक इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड से वो आते थे, स्कॉलर माने विद्वान होता, तो स्कॉलर फ्रॉम इंग्लैंड माने इंग्लैंड के विद्वान। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा, ही रोड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश का पहली डिक्शनरी कौन लिखा था, डॉक्टर जॉनसन लिखे थे। वह बहुत घमंडी थे, ही वॉज वेरी प्राउड, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एंड डिड नॉट कंसिडर माने मानना, एनीवन किसी को भी, एज ए स्कॉलर लाइक हिम, अपने जैसा विद्वान। वह एक बार वे एक काफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। वंस दे वर डिसेंडिंग, वे उतर रहे थे फ्रॉम द रूफ ऑफ ए काफ़ी हाउस के छत से उतर रहे थे। जो एक कवि थे, सॉरी ये तो हो गया था, छत से उतर रहे थे, और गोल्ड स्मिथ, तो एंड गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, हु वाज ए पोएट, गोल्ड स्मिथ एक कवि थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वाज टू फैट, बहुत मोटे मतलब उतना मोटे जितना नहीं होना चाहिए, तो टू लगा जाता है, नहीं तो वेरी भी लगा सकते थे। इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, गोल्ड स्मिथ नाम है कवि का, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज़ गिव वे, कृपया गिव मीन्स दीजिए, वे माने रास्ता। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जितने इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन बताया हूँ मैं, इतना आप जरूर तैयार कर लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और भी कर सकते हो। तो 22 वाला टोटल बता दिया हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो और इसके अलावा मैं मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर दिया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी है इस तैयारी करने के लिए आपको, और पेपर तक मैं सब टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर कराता रहूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके सब कुछ। तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें अगर नहीं किए हैं तो। दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि फ्रेम सब बच्चे पढ़ सकें, जिनकी भी समस्याएं हैं सॉल्व हो सकें, मैं लोगों के विद्यार्थियों की हेल्प कर सकूं नंबर बढ़ाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।